हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज का टॉपिक एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट कोर टेस्ट के बारे में, जहां हम जानेंगे कि कंक्रीट कोर टेस्ट क्या होता है, हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट टेस्ट क्यों करना पड़ता है, कोर टेस्ट हमें कब निकालना रहता है, कितने नंबर ऑफ कोर की रिक्वायरमेंट रहती है, डायमीटर ऑफ कोर क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ कोर क्या रहना चाहिए, कोर के अंदर कैपिंग क्या होता है, उसका कंप्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे और ये सभी जानकारी हम प्राप्त करेंगे कंक्रीट कोड टेस्ट के आईएस कोड के हिसाब से। आईएस कोड 456 पार्ट 4 2018 और आईएस कोड 456 2000 के हिसाब से। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक लैब टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जिसके अंदर किस तरह से उसका कैलकुलेशन हुआ है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक श्योरिटी देता हूँ कि कोर टेस्ट के बारे में जितनी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए नॉलेजेबल पर्सन की तरह यदि आप कंक्रीट कोर टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपके दोस्तों को भी कोर टेस्ट के बारे में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि कोर टेस्ट की नेसेसरी हमें क्यों रहती है कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि कोर टेस्ट की रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब कंक्रीट क्यूब का जो हम रिजल्ट निकालते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, वह रिजल्ट हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता, तब हमें उस कंक्रीट को चेक करने के लिए कोर टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हमारा कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है और मुझे उसकी कंक्रीट स्ट्रेंथ चेक करनी है, क्योंकि उसके ऊपर मुझे कोई एडिशनल प्रपोज लोड लगाना है, तो उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या होगी, यदि मुझे वो चेक करना है तो मुझे कोर टेस्ट के द्वारा मैं उसे चेक करूंगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। यदि मुझे किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर रीडेवलपमेंट करना है, रीस्ट्रेंथनिंग करना है, तो उसके लिए मुझे कंक्रीट स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ेगी, जिसके लिए मेरे पास वन ऑफ द प्राइमरी मेथड है कि मुझे उसको कोर टेस्टिंग से ही मुझे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की मैं स्ट्रेंथ चेक कर सकता हूं। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पर ये 3 मेन पैरामीटर है जो मुझे बताता है कि मुझे कोर टेस्ट कब करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि कंक्रीट कोर जो हम ले रहे हैं तो उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, उसकी एज कितनी हो जानी चाहिए, कितने समय बाद हमें कंक्रीट कोर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर पॉइंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोर्स, जिसके अंदर हम जानेंगे कि एज ऑफ कंक्रीट कितनी एज के बाद हमें कंक्रीट कोर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप आईएस कोड 516 पार्ट 4 2018 पेज नंबर 2 पर देखेंगे, जिसके अंदर क्लाउज नंबर 5.1 में लिखा हुआ है एज ऑफ कंक्रीट, जिसके अंदर यह बताया हुआ है कि कंक्रीट का कोर यदि आपको लेना है तो आप कितने समय बाद उसका कोर ले सकते हैं। तो दोस्तों, एज पर आईएस कोड यह लिखा हुआ है कि यदि आपका ग्रेड M25 का है और यदि आपने ग्रेड M25 का कोई स्ट्रक्चर एलिमेंट कास्ट किया है और यदि आपको उसके ऊपर डाउट है और आपको लगता है कि नहीं मुझे उधर का कोर लेना है, तो उसका कोर यदि आपको लेना है तो एटलीस्ट 14 डेज के बाद ही आप उसका कोर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट है आपको उसको हार्ड बनाना पड़ता है, इनफ हार्ड टू परमिट द रिमूव कोर। ठीक है, इसको इतना हार्ड बनाना पड़ता है कि आपको परमिट मिल सके कोर लेने की। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अप टू द ग्रेड M25 तक के लिए आपको 14 डेज तक जो है कोर नहीं ले सकते, उसके बाद आप कोर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फॉर हायर ग्रेड, यदि ग्रेड हायर है M25 से तो आप कोर अर्लीस्ट ले सकते हैं, 14 डेज से पहले आप ले सकते हैं, फिर भी यह सलाह रहेगी कि आप 7 डेज के बाद ही कोर निकालें। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कोर का लोकेशन कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ कोर, क्लाउज नंबर 5.2 में लिखा हुआ है लोकेशन। यदि मुझे किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट का कोर लेना है
तो यह बहुत जरूरी है कि डिसाइड करना कि मुझे उसे कहाँ से लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर IS कोड में लिखा हुआ है, जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट का कोर लेते हैं तो वो जो कोर है वो आपका एज पे नहीं होना चाहिए, कंक्रीट के एज पे नहीं होना चाहिए, जॉइंट पे नहीं होना चाहिए। और कोर लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कोर के अंदर कोई भी रेनफोर्समेंट बार नहीं आना चाहिए। आपको रेनफोर्समेंट बार को अवॉइड करना है एज फार एज पॉसिबल। दूसरा IS कोड में दोस्तों ये भी लिखा हुआ है, यदि आपको कोर लेना है वर्टिकल मेंबर का तो आपको लीव करना है, मतलब छोड़ देना है टॉप और बॉटम पार्ट को। टॉप और बॉटम पार्ट को छोड़ दीजिए और मिडल पार्ट को आप लीजिए। मिडल पार्ट से आपको कोर लेना चाहिए वर्टिकल मेंबर के लिए। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वेयर देयर कैन बी माइक्रो क्रैक्स ड्यू टू टेंशन शेल बी अवॉइडेड। टेंशन वाले एरिया के अंदर हमें कोर नहीं लेना है, वहां हमको अवॉइड करना है। और कॉम्प्रेशन जोन जहां देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्रेशन जोन है, वहां पर ही हमको जो है प्रीफरेबली हमें कोर लेना चाहिए। अब दोस्तों IS कोड में यह भी लिखा हुआ है, यदि आपको स्लैब और फाउंडेशन टॉप के लिए कोर लेना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टॉप और बॉटम का 15 से 20% का जो हिस्सा है, डेप्थ है, वो हमें कोर में कंटेंट नहीं लेना है, उसको हमको हटा लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों मैंने फर्स्ट इमेज में आपको दिखाया, यह एक वर्टिकल कॉलम है जिसका यदि मुझे कोर लेना है तो मैं ट्राई करूंगा कि मिडल पार्ट से लूं। टॉप और बॉटम के टेंशन जोन से मुझे नहीं लेना है, बीच के कंप्रेशन जोन से ही मुझे ले लेना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कोर लेते समय कि रेनफोर्समेंट बार आपका अवॉइड हो। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमें कोर लेते समय रेनफोर्समेंट बार को अवॉइड करना है, तो अवॉइड कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि कास्ट किए गए वर्टिकल कॉलम में रिंग है या स्टीरअप्स है या वर्टिकल बार है, वो हमें कैसे पता चले कि हमें उन्हें अवॉइड करना है। तो दोस्तों उसके लिए रेनफोर्समेंट डिटेक्टर या कवर मीटर होता है। रेनफोर्समेंट डिटेक्टर या कवर मीटर आपको ये बताता है कि किस जगह पर जो है आपका स्टीरअप या वर्टिकल बार अवेलेबल है। ठीक है, उसकी सहायता से आप मार्किंग कर कर उधर कोर बीट लगाकर आप कोर ले सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आपको रेनफोर्समेंट मीटर को क्या करना है, आपके RCC सरफेस पर घुमाना है। यहाँ सेंटर पर रेड लाइट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रेनफोर्समेंट वहां पर शो कर रहा है, और उसके बाद आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको एक स्क्वायर शेप बनाकर उसका मार्किंग कर कर कोर बीट लगाकर आप कोर ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं, जैसा कि हमने रेनफोर्समेंट डिटेक्टर से जो मार्किंग किया था, वहां पर कोर बीट की सहायता से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर हमने क्या किया, मशीन को फिट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोर को निकालेंगे। कोर निकालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ड्रिल्ड है वह परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द सरफेस। जो आपका RCC सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम अब देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कोर की रिक्वायरमेंट रहती है आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए। IS कोड इसके लिए क्या कहता है। तो दोस्तों क्लाउज नंबर 5.4 पेज नंबर 2 पर लिखा हुआ है कि यदि आपको कोर लेने हैं तो कितने नंबर ऑफ कोर लेने हैं। तो IS कोड यह कहता है कि यह इंजीनियर पर डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर ऑफ कोर की रिक्वायरमेंट है। फिर भी यदि आपको कोर लेना है तो कम से कम आप 3 कोर लीजिए। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए यदि आपको स्ट्रेंथ निकालना है, उसका कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 3 कोर तो लेने ही चाहिए। उसके अलावा यदि आपको कुछ कोर और लेने हैं तो आपको आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजीनियर इंचार्ज बताएंगे कि आपको कैसे लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक पता चल गया कि लोकेशन क्या होना चाहिए, रेनफोर्समेंट डिटेक्टर क्या करता है, नंबर ऑफ कोर कितने लेने चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि कोर का डायामीटर कितना होना चाहिए। दोस्तों सिलिंड्रिकल कोर के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डायामीटर ऑफ कोर। जब भी हमें कैलकुलेशन करना है, जब भी हम इसका कंप्रेशन टेस्ट निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा डायामीटर ऑफ कोर। तो दोस्तों क्लाउज नंबर 5.5 में बताया हुआ है कि हमें सिलिंड्रिकल कोर का डायामीटर कितना लेना है।
तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ डायामीटर टू द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट सेल बी ग्रेटर देन 3। इसका मतलब आप यहाँ से समझिए कि डायामीटर ऑफ कोर डिवाइड बाय नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। यह जो रेशियो बनेगा डायामीटर ऑफ कोर और एग्रीगेट का, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का, वह 3 से ज्यादा आना चाहिए, जैसा कि यहाँ आईएस कोड में लिखा हुआ है। मतलब कि मान लीजिए यदि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर एग्रीगेट जो यूज हो रहा है वह 20 mm का यूज हो रहा है, तो मेरा जो डायमीटर ऑफ कोर होगा वह 20 mm मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि 60 mm से कम तो मेरे को चलेगा ही नहीं। मतलब कि डायमीटर ऑफ कोर जो है वो 60 mm से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा आईएस कोड कहता है। साथ ही यहाँ आईएस कोड में लिखा हुआ है कि जनरली कोर जो डायमीटर है वो आपका 100 mm से लेकर 150 तक होना चाहिए, प्लस और माइनस 10 mm चलेगा। उसके बाद आईएस कोड ने यहाँ क्लियरली लिख दिया है कि आपका डायमीटर जो कोर के लिए है वो 100 mm का होना चाहिए 20 mm की एग्रीगेट के लिए। यदि 100 mm से कम का डाया आप यूज करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आईएस कोड ने क्या लिखा है कि अदर स्मॉलर डायमीटर नॉट लेस देन 3 टाइम्स द नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप 20 mm का एग्रीगेट यूज करते हैं तो कम से कम आपका 3 टाइम्स तो होना चाहिए, मतलब कि 20 into 3, मतलब कि 60 mm का तो डायमीटर आपका होना चाहिए। बट यदि 60 mm से लेकर 90 mm के बीच में यदि आपका कोर है तो उसके लिए यदि आप डायमीटर का यूज करके जब कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपको करेक्शन फैक्टर लगाना है। ठीक है, डायमीटर की एक्यूरेसी के लिए आपको करेक्शन फैक्टर लगाना है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों इस स्लाइड से आपको दो चीज पता चलती है। पहला कि डायमीटर ऑफ कोर जो है वह एग्रीगेट की साइज का 3 गुना होना चाहिए। यदि 20 mm का है तो आपको 60 mm तो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और आईएस कोड कहता है कि 20 mm के लिए 100 mm का यूज करना है। बट यदि आप 100 mm का नहीं यूज कर सकते तो कोई बात नहीं, बट 60 mm से कम तो नहीं होना चाहिए। और यदि आप 60 mm से लेकर 90 mm तक का डाया यूज करते हैं कोर के लिए तो आपको कैलकुलेशन के समय करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा। वो करेक्शन फैक्टर कैसे लगाते हैं मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लेंथ ऑफ कोर। कोर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। डाया तो आपको समझ में आ गया कि डाया कैसे निकालेंगे और आईएस कोड क्या कहता है, पर कोर की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो हम कैसे समझे। तो आईएस कोड 5.7 में कोर की लेंथ कितनी होनी चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है। यह लिखा हुआ है कि रेशियो जो होगा लेंथ अपॉन डायमीटर का वह 2 होना चाहिए। यहाँ पर आप समझे लेंथ अपॉन डायमीटर का जो रेशियो होगा वो 2 होना चाहिए। यदि मान लीजिए मेरी कोर जो है 100 mm की है तो मेरी लेंथ कितनी होनी चाहिए 200 mm होनी चाहिए। ऐसा क्या कहता है आईएस कोड कहता है। फिर आईएस कोड में यह भी लिखा हुआ है कि यदि 2 नहीं है और 1 से लेके 2 के बीच में है, आपका जो L/D का जो रेशियो निकलेगा वो 2 नहीं मिलता है, और यदि वो 1 से 2 के बीच में भी मिलता है तो भी चलेगा, बट उसके लिए आपको करेक्शन फैक्टर लगेगा। और वो करेक्शन फैक्टर कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि डायमीटर रेशियो स्मॉलर देन 2, द टेस्ट वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी करेक्टेड कोरेस्पोंडिंग टू द L/D ऑफ 2.0। यदि स्मॉलर है 2.0 से तो आपको करेक्शन फैक्टर लगाना है और उसके हिसाब से आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूंगा। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर यदि आपको कोर लेना है और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए तो जो डाया आप डिसाइड करते हैं कोर का उसका मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए, या फिर L/D का रेशियो आपका 2 मिलना चाहिए। यदि L/D का रेशियो 2 नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, 1 और 2 के बीच में रहेगा L/D का रेशियो तो भी चलेगा, बट करेक्शन फैक्टर लगाना रहेगा। वो कैसे लगाते हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट आज के इस वीडियो के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एक तो लेंथ ऑफ कोर और दूसरा डायामीटर ऑफ कोर। इन दोनों के बारे में आपको अच्छी तरह से आप यहाँ पर समझ लेना। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा इन दोनों स्लाइड के बारे में समझा दूंगा अलग से वीडियो बनाकर, क्योंकि यह दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए, डायमीटर ऑफ कोर, लेंथ ऑफ कोर। अब दोस्तों आईएस कोड में यदि आप यहाँ ध्यान से पढ़ें
तो यहाँ लिखा हुआ है कि L/D का रेशियो 2 होना चाहिए, और यहाँ लिखा हुआ है कि L/D का रेशियो 1 और 2 के बीच में रहेगा तो भी चलेगा। साथ ही यहाँ लिखा हुआ है कि द लेंथ इंक्लूड्स द कैपिंग मटेरियल आल्सो। ये कैपिंग मटेरियल क्या है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। दोस्तों, जब हम कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोर लेते हैं तो कोर के अंदर आप देखेंगे एंड पोर्शन रहता है, उसकी जो एड्स रहती है वो टूटी हुई होती है, ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं रहती है। उसका जो एंड सरफेस होता है वो स्मूथ और प्रॉपर नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस एंड पोर्शन को हमें ग्राइंडिंग करना पड़ता है, और ग्राइंडिंग करने के बाद हमें उसे कैपिंग करना पड़ता है। उसी को हम कैपिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो आप स्पेसिमेन निकालेंगे, मतलब कि जो कोर का आप एक सैंपल निकालेंगे, वह परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि जब हम टेस्ट करेंगे तब लोड बियरिंग पूरा जो है उसके एंड पोर्शन पे आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या रहना चाहिए, वह परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसे परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको ग्राइंडिंग और केपिंग का इस्तेमाल करना रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इमेज के अंदर दिखाया हुआ है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कोर को ग्राइंडिंग कर रहा हूँ। ग्राइंडिंग करने से क्या होगा, वह रिमूव करेगा रफ सरफेस को। दोस्तों, ग्राइंडिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कोर है उसे इस तरह का आप डैमेज ना करें कि उसके पूरे पार्ट पर ग्राइंडिंग के वजह से उसकी स्ट्रेंथ में किसी भी तरह का चेंज दिखे। तो आपको ग्राइंडिंग जितना हो सके उतना हल्का हल्का रिमूव करना है रफ सरफेस को। दोस्तों, जैसा कि आपके इमेज में देख रहे हैं, मैंने कोर के चारों तरफ क्या किया है, केपिंग कर दिया है। केपिंग करने के बाद ये जो कोर है उनके बीच में हम क्या करेंगे, उनके अंदर हम केमिकल फिल कर देंगे। जैसा कि आप थर्ड इमेज में देखेंगे कि केपिंग करने के बाद कोर की जो रफ सरफेस थी वो मैंने हटा दी, उसका जो एज पोर्शन था वो हल्का सा ग्राइंडिंग करके केपिंग करने के बाद ये क्या हो गया है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, जिससे एंड पोर्शन पर जो हम लोड अप्लाइड करेंगे जिससे प्रॉपर स्ट्रेंथ मिले। अब आईएस कोड में केपिंग के बारे में एक अच्छी चीज दी हुई है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। यहाँ दोस्तों आईएस कोड में टेबल नंबर 1 पेज नंबर 3 में यह लिखा हुआ है कि यदि आपको किसी भी तरह का स्ट्रेंथ चलेगा तो आप सिर्फ ग्राइंडिंग करके रख सकते हो। ग्राइंडिंग करने के बाद परपेंडिकुलर बनाने के बाद आप उसकी स्ट्रेंथ निकाल लो। बट आपको किसी भी तरह की वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ चलेगी तो आप ग्राइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड लिखिए। कौन सी प्रिपरेशन मेथड? आपके एंड पोर्शन के लिए, आपका जो स्पेसिमेन है उसके सरफेस के एंड पोर्शन के लिए। और यदि मान लीजिए आपका जो स्पेसिमेन है, जो आपका कोर आप ले रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर एलिमेंट का जो ग्रेड है वह M50 का था, तो जो मैंने अभी आपको कैपिंग दिखाया उस कैपिंग के अंदर आपको कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट भरना रहेगा, उसका मोटार बनना रहेगा। और यदि आपका स्ट्रक्चर एलिमेंट का ग्रेड M100 तक का था तो आपको उस कैपिंग के अंदर हाई स्ट्रेंथ सल्फर मिक्सर करना रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप एक बात का ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि आपको हाई स्ट्रेंथ सल्फर मिक्सर करना है या कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट मिक्स करना है। आईएस कोड यहाँ पर यह भी लिखता है कि आप अदर मटेरियल भी आप यूज कर सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी मटेरियल यूज करें कैपिंग के लिए, उस कैपिंग की जो स्ट्रेंथ है वह आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आप यूज कर रहे हो, स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो आपका ग्रेड है जिसका आप कोर निकाल रहे हो, उसका जो ग्रेड है वही ग्रेड की आपको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, उसी का ही आपको कैपिंग मटेरियल फिल करना रहेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेशन टेस्ट। मुझे ये पता चल गया कि नंबर ऑफ कोर कितने लेने हैं, डायमीटर ऑफ कोर क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ कोर क्या होना चाहिए, उसमें मुझे करेक्शन फैक्टर लगाना है। वो कैसे लगाना है मैं आपको समझाऊंगा। बट आपको ये भी पता चल गया कि केपिंग क्या होता है, रेनफोर्समेंट डिटेक्टर का क्या काम है, लोकेशन ऑफ कोर क्या होना चाहिए और कोर हम क्यों लेते हैं, ये सब जानकारी आपको पता चल गई। अब इस पॉइंट में हम आए हैं जिसमें लिखा हुआ है कंप्रेशन टेस्ट। अब हमें कोर का क्या करना है, टेस्ट करना है। तो कोर का टेस्ट हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, किए गए कोर का हम कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया है, मुझे बोरिंग हो रहा है।
तो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि किस तरह से उसका कंपैरिजन टेस्ट निकालते हैं, इस कोर का उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैं आपको लैब का टेस्ट रिजल्ट भी दिखाऊंगा। उस टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से हम ये समझेंगे कि स्पेसिमेन का डाया कैसे चेक करते हैं, हाइट कैसे चेक करते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, करेक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन के अंदर, करेक्शन फैक्टर के क्या फॉर्मूले हैं और हमें उसे किस तरह से निकालना है। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला लगा के हमें उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। और उसके बाद कोर का इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। साथ ही में हम समझेंगे कि IS कोड 456 में कोर टेस्ट जब हम निकालते हैं और उसकी हम स्ट्रेंथ निकाल देते हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या बताया उसके बारे में मैं आपको एक सिंपल पॉइंट बता दूंगा। तो यह पूरी जानकारी दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। यह वीडियो मैं आपको 3-4 दिन में रिलीज कर दूंगा। तब तक के लिए यह वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, समझे, जाने कि नंबर ऑफ कोर क्या होता है, डायमीटर ऑफ कोर क्या होता है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट दीजिए। और यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 दिन में अपलोड कर दूंगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।